दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान टाइम्स ऑफ मीडिया पॉडकास्ट पर आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि भारत की 5 राज्यों में असेंबली चुनाव हो रहे थे, जिसमें उसका आखिरी पड़ाव तेलंगाना में था। यानी तेलंगाना 119 असेंबली सीट्स वाले तेलंगाना में आज चुनाव संपन्न हो गया। लगभग शांतिपूर्ण रहा, चटपुट घटनाएं भी हुई। कुल 2290 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। आपको बता दें कि तेलंगाना में 3.26 करोड़ कुल वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष जो हैं वो 1.63 और महिलाएं 1.63, यानी दोनों बराबर हैं, बैलेंस्ड अनुपात है। इसके अलावा ये है कि 2676 अन्य वोटर्स भी तेलंगाना में मौजूद हैं। तेलंगाना की इन 119 असेंबली सीट्स के लिए कुल 2290 कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से 2068 पुरुष और 221 महिलाएं और एक अन्य कैंडिडेट ने भी अपनी किस्मत आजमाई। तेलंगाना असेंबली चुनाव की समीक्षा के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अफरोज आलम। डॉक्टर अफरोज आलम मानू यानी मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अफरोज, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। थैंक यू एंड बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब। डॉक्टर अफरोज, तेलंगाना की जनता क्या इस बार केसीआर का कोई विकल्प लेकर आएगी? अगर हाँ, तो वो विकल्प कौन सा होगा? ये डिपेंड करता है कि किस हद तक मोबिलाइजेशन है आवाम का, और वोटर परसेंटेज जो होंगे वो ये तय करेंगे। और अभी तक आप देखें कि तेलंगाना में करीब 75% के आसपास, जो 74-75% के आसपास वोटर टर्नआउट रहता है। अगर इस हद तक टर्नआउट रहता है तो ये हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ डिस्कॉन्टेंट, एक नाराजगी है सरकार को लेकर के लोगों के दिलों में। लेकिन वो नाराजगी क्या सरकार को बदलने के लिए है या नहीं, ये तभी पता चल पाएगा जब हमारे पास एक वोट फीसद जो है वो समझ में आ जाए कि ये किस हद तक आगे जाता है। क्योंकि अगर हम ये माने कि अगर जो है ये 75 प्लस जाता है ये वोट परसेंटेज, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार में तब्दीली भी आ सकती है। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा तेलंगाना में? अभी तक के जो हालात नजर आ रहे हैं, इसमें दो पार्टियों के बीच में एक पूरा चुनावी एक मामला है। एक तरफ बीआरएस खड़ी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। अगर आप हमसे जुलाई में पूछ रहे होते हैं तो मैं ये कहता कि किसी तरह का कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार की तरफ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभी हालात ये बन रहे हैं कि एक कांग्रेस को एक अल्टरनेटिव के तौर पे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि एक क्रेडिबल फोर्स हो सकता है जो बीआरएस को चुनौती दे सकता है। ओके। बहुत से समाचार जो चुनावी दौर में निकलकर आते हैं, उसमें कुछ खबरें होती हैं और कुछ प्रोपेगेंडा होता है। ये जो सट्टाबाजारी होती है और सत्ता को बदलने के लिए कुछ उसका रोल होता है, ऐसा कहा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या तेलंगाना में सट्टाबाजारी से निकलने वाली जो खबरें हैं कि रातों रात तेलंगाना का चुनाव बदल गया, और क्या बीजेपी रेस में है तेलंगाना में? नहीं, बीजेपी के हक में तो यहाँ पर किसी तरह का कोई न्यूज नहीं है। और मुश्किल से 15 असेंबली सीटें होंगी 119 में, जहां पर बीजेपी की कुछ प्रेजेंस दिख रही है हमें। लेकिन ये एक 15 जो सीटें हैं, इस 15 में भी 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कॉन्टेस्ट में है। एक तरीके से एक चुनौती दे रही है दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को और बीआरएस को। तो बीजेपी पूरे तेलंगाना में कहीं नहीं दिख रही है। ना ही वो नैरेटिव सेट कर पाई है अपनी, और ना ही उस तरह के क्रेडिबल कैंडिडेट्स को लॉन्च कर पाई है जो बीआरएस को चुनौती दे सके। तो बीजेपी कॉन्टेस्ट में नहीं दिख रही है। इस बार देहात का वोटर तब्दीली चाह रहा है कांग्रेस के फेवर में, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से मैं ये कह दूं कि ये तेलंगाना का जो चुनाव है एक एक्सट्रीमली लोकल चुनाव है। जो जनता के अंदर जो नाराजगी है वहां के एमएलए के अगेंस्ट में ज्यादा है बनिस्बत की सरकार के खिलाफ में। तो ऐसे 40 ऐसे एमएलए थे जहां पर हम लोग उनको एक स्टडी कर रहे थे उनका जो है, तो हमें ये मिला कि नहीं, उन 40 एमएलए के खिलाफ जो बीआरएस के, उनके खिलाफ एक डिस्कॉन्टेंट लोगों का समझ में आ रहा था, एक गुस्सा समझ में आ रहा था, और खास तौर से गांव के इलाके थे। और उसकी वजह अलग अलग थी। एक तो वजह ये थी, मैं ये कह दूं कि जो तेलंगाना का चुनाव है ये रोजगार के लिए चुनाव है। दूसरा है एमएलए के व्यवहार के अगेंस्ट में एक चुनाव है। यहाँ घोटाले जैसे मुद्दे जो हैं उस तरह से लाइमलाइट में नहीं आ पाए। तो एक तो एमएलए का व्यवहार अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके खिलाफ वोट करेंगे। दूसरा, रोजगार के मौके थोड़े कम लगे, तो यूथ जो है वो थोड़ा नाराज दिख रहा था। गांव में भी नाराजगी ये भी इस बात की भी दिखी हम लोगों को कि बहुत ही एम्बिशियस स्कीम्स बीआरएस ने लॉन्च की, और स्कीम्स में आप देखेंगे कि बेस्ट स्कीम्स हैं
और एक एम्बिशियस भी है, लेकिन उसका एक सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है, लेकिन कांग्रेस तो अभी भी डॉक्टर साहब आरोप लगा रही है करप्शन का केसीआर से। जी, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कल, जो है आप देखेंगे कि धारिनी का मुद्दा उठाया, कलेश्वरम का मुद्दा उठाया, परिवारवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन ये तीनों मुद्दे जो है जनता के को रिजोनेट नहीं कर रहे हैं। जनता से जो कनेक्ट कर रहा है वो रोजगार का मुद्दा कर रहा है कि जो यूथ है, आप लगातार एग्जाम करा रहे हैं और वो एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो यूथ के अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही थी। दूसरा है कि जैसे 2 BHK स्कीम्स हैं, तो स्कीम्स तो है लेकिन लोगों को मिली नहीं। तीसरा ये है कि बहुत सारी स्कीम्स रही, दलित बंधुओं की स्कीम रही, और जो है अभी शादी मुबारक की रही, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स रहे कि वो ग्राउंड पर ये हुआ कि इनको मिला और हमें नहीं मिला, तो नाराजगी हो जाती कि आपके पास बहुत अच्छी स्कीम्स हो, सारे लॉन्च किए गए हैं, लेकिन उसमें नाराजगी हो जाती कि इनको दे दिया आपने और हमें नहीं दिया। तो ये एक सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन है। ये इल्जाम ज्यादा लोगों ने लगाया कि भाई जैसे कुछ कास्ट कैटेगरीज ने कहा कि पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर गिरोह के लोगों को ज्यादा ये स्कीम मिली है, इस तरह से एक नाराजगी नेगलेक्ट किया गया है। जी, अच्छा, एक समुदाय को नेगलेक्ट कर दिया गया है और कुछ लोगों को उससे फायदा अलग अलग गांव के अलग अलग रहे हैं। तो हर आप देखेंगे हर असेंबली सीट्स की एक अपनी कहानी। केसीआर ने स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने फाइनली तेलंगाना को एक स्टेट बना दिया। उसमें उनकी एक लंबी स्ट्रगल कही जाती है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वहां की जनता यानी तेलंगाना की जनता ने केसीआर को इसका इनाम भी दे दिया, यानी 2 टर्म उनको दे दिए। क्या इस बार लोगों के जहन से केसीआर का और उनकी पार्टी का ये स्ट्रगल निकल गया है जहन से? देखिए, जो तेलंगाना सेंटिमेंट लोगों के दिलों में होना चाहिए था वो अभी भी है, लेकिन इसका जो क्रेडिट आप सही कह रहे हैं कि जो केसीआर को अभी भी वो सबसे बड़े लीडर हैं यहाँ के, और लोगों के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव जो है एक अलग तरीके से है, मुद्दे अलग हैं। तेलंगाना सेंटिमेंट एक मुद्दा नहीं है, और जो मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं, एक लोकल मुद्दे हैं, एक बदलाव का मूड में भी है कि चलो 2 बार से तो हमने इनको दिया, तीसरी बार किसी और को दे देते हैं। तो इस तरह के कुछ इलाकों में देखने को हमें मिल रहे हैं, और काफी उसमें है, क्योंकि अदरवाइज कांग्रेस के ऊपर भी उतना ही इल्जाम है कि सरकार जो है, सरकारों को जिम्मेदार बनाने का काम विपक्ष का होता है। और विपक्ष जब आप पिछले 9 साल से आप जमीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं, तो आपके ऊपर भी उतना ही सवाल होना चाहिए कि आप पिछले 9 सालों तक कहां थे। आपके अंदर जो है, जब आपको सरकार, जनता की बातों को सरकार के सामने खड़ा करना चाहिए था, जनता को जागरूक बना करके और सरकार को जिम्मेदार बनाना चाहिए था, वो चीजें नहीं। पिछले 5 महीने से कांग्रेस ने अपने एक नैरेटिव को शेप करने की कोशिश की है। उस नैरेटिव में सबसे ज्यादा कहीं ये दिख रहा है कि लोगों की जो नाराजगी है वो किसी न किसी एक अल्टरनेट फोर्स को तलाश कर रहे थे, जो एक चुनौती दे सके इस सरकार को और एक नई तरह का मॉडल दे सके। तो जो कांग्रेस का वादा है, 6 जो है गारंटीज है, लोगों को रेजोनेट की, क्योंकि पहले इन्होंने गारंटीज दी, बाद में बीआरएस लेकर के आई अपना मैनिफेस्टो, तो जो पहले लॉन्च करता है वो ज्यादा ये है, तो वो कनेक्ट कर रही है लोगों को। तो डॉक्टर साहब, बीजेपी के बारे में ये मशहूर है कि वो मैनिपुलेशन में बहुत आगे है, चाहे वो वोट मैनिपुलेशन का मामला हो या पोस्ट इलेक्शंस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मैनिपुलेट करने की बात हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सुना है कि बीजेपी कुछ सीटों पर बीआरएस को सपोर्ट करने की कैंपेन कर रही है, कहां तक सच है? देखिए, ये सारे प्रोपेगेंडास होते हैं, जब तक कोई क्रेडिबल एविडेंस ना हो तो एवरीथिंग इज परफेक्शन। तो एक नजरिए का खेल है, जिस तरीके का नजरिया आप कल्टीवेट करना चाहते हैं, वही नजरिया जो है एक नैरेटिव की शक्ल इख्तियार करती है। तो कांग्रेस को एक नैरेटिव सेट करना था कि भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी एक माइनॉरिटी के वोट को आई कर रहा है और एक सब्सटेंशियल सपोर्ट बेस है कांग्रेस के लिए माइनॉरिटीज का, और एक बहुत ही आसान तरीका है मुस्लिम वोट लेने का, तो ये कह दिया जाए कि सामने वाला बीजेपी के साथ में। यानी ओवैसी ब्रदर्स जो हैं वो हैदराबाद सिटी से बाहर निकल कर आएंगे इस बार कुछ सीटें लेने के लिए या नहीं? अभी भी उन्होंने शायद 11 सीट्स पर ही अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। नहीं, वो सीटें हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि हर आदमी अपनी विनेबिलिटी को और अपने रिसोर्सेज को जहन में रख करके ये चुनाव लड़ता है। अब जाहिर सी बात है, ये होम स्टेट है और उनकी एक डायनेमिक्स है, और जहां पे इनको लगता है कि 7 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो ये भी अनसेट रूल होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, खासतौर से इवन बीजेपी भी और बीआरएस भी, कांग्रेस भी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके एरियाज में, उनके अगेंस्ट में नहीं देते हैं। इस बार थोड़ा सा चुनाव ये है कि 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर थोड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और नैरेटिव भी उनके साथ में है, तो उनको चुनौती मिल रही है, वो भी 2 सीटों पे। 6 सीटें उनके तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि इंटैक्ट है, तो ये इनकी चीजें। लेकिन 2 और सीटें हैं जो राजेंद्र नगर का एक इलाका है, जुबली हिल्स का इलाका है, वहां पर एक प्रेशर ग्रुप की तरह है, एक वोट को एक क्लियरली जो है वो अपनी डिवाइड करेंगी। वहां पर वो लीड पार्टी में नहीं उभर के आएंगे, तो ये क्लियर है कि एमआईएम जो है वहां पर विनेबल नहीं होगी। तो एमआईएम का भी अपना एक कैलकुलेशन है और वो इसीलिए वो उन सीटों पर महदूद रहते हैं, लेकिन इनका कैडर बेस दूसरी जगहों पर है। मैंने एक बात कही थी कि जितनी ओवैसी जी बाहर पॉपुलर दिखते हैं, उतने ज्यादा पॉपुलर तेलंगाना में नहीं।
ऐसा लगता है तेलंगाना इस बार हंग असेंबली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, इसलिए भी क्योंकि जब 2018 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो जो बीआरएस है वो 88 सीटों पर बैठी है, और 88 सीटें ही नहीं, करीब 47% वोट शेयर है। 47% वोट शेयर को चैलेंज करने के लिए वो पार्टी चैलेंज कर रही है जो अभी नई नई तौर से एक्टिव हुई है अपने नैरेटिव्स के साथ बीआरएस में। तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब आजकल जो है हंग पार्लियामेंट का कल्चर हिंदुस्तान में खत्म हो रहा है। तो शायद हंग पार्लियामेंट तेलंगाना में अभी ना दिखे, लेकिन दोनों पार्टियां बड़ा स्ट्रांगली compete कर रही हैं, जिसमें नैरेटिव में एज कांग्रेस को दिख रहा है और ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी में जो है वो आपको बीआरएस को दिख रही है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन वो ये कि अगर हैंग होता है असेंबली तो कांग्रेस के साथ कौन और बीआरएस के साथ कौन पार्टी एसोसिएट करेंगी? डिपेंड करता है कि सारे मामले हैं, क्योंकि एक तो एमआईएम की क्लैरिटी है कि अगर वो बीआरएस को 53 सीट आती है तो उनको तो ऑलरेडी 7 सीट का एक एडवांटेज रहेगा जो है एमआईएम की तरफ से। ये एडवांटेज कांग्रेस को क्लैरिटी के साथ डे वन से नहीं है। तो कांग्रेस को मेजॉरिटी हासिल करने के लिए कम से कम उनको 60 सीटों का आंकड़ा क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन बीआरएस को मेजॉरिटी पाने के लिए 53 सीटों का, क्योंकि 7 सीटों का एक क्लैरिटी है कि एमआईएम उन्हें सपोर्ट करेगी, जिस तरह से अलग अलग सीटों पर एमआईएम ने ये किया। तो अगर कांग्रेस के लिए 60 सीटें हैं और 7 सीटें कम है बीआरएस के लिए, तो 53 सीटें भी अगर बीआरएस को मिल जाती हैं तो भी सरकार यही बनाएगी, जो भी सरकार बीआरएस में। अब सवाल यह है कि अब 60 सीटें कितनी आगे बढ़ के जा रही हैं, आगे पोस्ट इलेक्शंस क्या डायनेमिक्स होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह के हिंदुस्तान की सियासत से एक नई संस्कृति निकल पड़ी है कि विचारधाराएं घर पे रह जाती हैं और पार्टियां बदल जाती हैं। तो आप देखें, हर जगह पे देखें, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें कि जो कांग्रेस के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, जो बीआरएस के कैंडिडेट थे वो बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में। तो ये एक बड़ा सा एक हाइब्रिड मॉडल है, आइडियोलॉजिकल हाइब्रिड मॉडल है तेलंगाना का, कि कोई बुरा भी नहीं मानता कि सुबह में किस पार्टी में थे और शाम में किस पार्टी में। ये तो बहुत सारे ऐसे, ये तो नेशनल लेवल पे आप समझे कि एक फैशन ट्रेंड बन गया है, और आपने कहा कि कोई बुरा भी नहीं मानता, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब नॉर्मली हो गई। हालांकि सच्चाई ये है, और मुझे लगता है कि ये बात बहुत ध्यान से वोटर्स को समझना चाहिए कि जो लोग यानी जो नेता किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको लात मार के वो अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, यानी मौका परस्ती को उनके ऊपर हावी आ जाती है, तो ये बहुत खतरनाक पहलू होता है। सर, इस बार तेलंगाना के मुस्लिम वोटर के लिए बड़ी असमंजस की सिचुएशन है। एक तरफ ओवैसी और बीआरएस का एक कॉम्बिनेशन है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि तेलंगाना का इस बार मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में? नहीं, जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटीज का वोट देखेंगे और ट्रेडिशनली देखेंगे तो कांग्रेस के साथ ज्यादा अलाइंड रही है हिंदुस्तान में। जब हेलो जी हाँ, तो ये माइनॉरिटीज के वोट, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के वोट हैं, कांग्रेस के साथ ट्रेडिशनली अलाइन रही है। ओकेजनली इन्होंने डिजर्ट किया है कांग्रेस को, जब भी कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, और हमेशा जो है माइनॉरिटीज जो है एक रीजनल पार्टीज को तलाशती हैं कि ताकि वो उनके एजेंडा को परसीव करें, लेकिन एक कंफर्ट जोन उनको कांग्रेस में दिखता है, और इस बार भी दिख रहा है तेलंगाना में कि ज्यादातर जो है माइनॉरिटीज जो है वो कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उन्होंने बीआरएस को नकार दिया है। तो यहाँ पर जो है कर्नाटका मॉडल नहीं है, कर्नाटका मॉडल में वो पूरी तरीके से जेडीएस को अगेंस्ट में जाकर के कांग्रेस को वोट कर रहे थे। हैदराबाद में, तेलंगाना में ये देखने को मिल रहा है कि बेनिफिशियरी मॉडल भी एक जो है एक अल्पसंख्यकों का एक तादाद है जो लाभार्थी रहे हैं, और एक अच्छी स्कीम्स रही है, एक अच्छा गवर्नेंस भी रहा है, और खासतौर से माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स रही हैं यहाँ पर। तो उसकी वजह से जो डीप डिस्कॉन्टेंट होना चाहिए था कम्युनिटी में उतना नहीं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम वोटर्स जो मुझे लग रहे हैं वो कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे मेहमान डॉक्टर अफरोज आलम साहब। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे दरखास्त है कि अपनी राय से भी हमें ज़रूर नवाजें, ताकि हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।